गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अपना फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक चल रहा था प्लेटो। प्लेटो का हमने प्लेटो जो कि एक पाश्चात्य विचारक है, प्लेटो का हमने यानी शिक्षा सिद्धांत किया, प्लेटो का न्याय सिद्धांत किया, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत किया और प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत किया। और साम्यवाद के सिद्धांत में यानी संपत्ति विषयक साम्यवाद और क्या है परिवार विषयक साम्यवाद किया। फिर हमने दार्शनिक राजा का सिद्धांत किया। आज हम करेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत यानी प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा था और उसमें यानी दार्शनिक शासन कैसा था। इससे पहले मैं आपको यानी दार्शनिक शासन करवा चुकी हूँ। उसमें उसने कहा कि यानी 50 वर्ष तक गहन अध्ययन करके रचनात्मक और विभिन्न क्रियात्मक परीक्षाओं को पास करते हुए यानी क्या है जो शासक वर्ग है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करते हुए ना परिवार रखेगा और ना संपत्ति रखेगा, साधारण भोजनालयों में भोजन करेगा और क्या है साधारण शिविरों में सैनिकों के समान रहेगा। वो ही क्या है प्लेटो का दार्शनिक शासक होगा, ऐसी प्लेटो ने कल्पना की थी। अब हम आगे यानी आदर्श राज्य का सिद्धांत करेंगे। यानी प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत में उन्होंने कैसे राज्य की कल्पना की और उसमें दार्शनिक शासक कैसा होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि वही अपने पहले वाला करेंगे यानी क्या है राज्य जो है उसमें जो दार्शनिक राजा होगा यानी राज्य क्या है प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए। इसके लिए क्या है दार्शनिक शासक के लिए उसने प्लेटो ने कठिन शिक्षा व्यवस्था और कठिन यानी समाज व्यवस्था या जो भी है यानी संपत्ति विषयक साम्यवाद का सिद्धांत दिया, जिससे क्या है राजा जो है दार्शनिक राजा वो क्या है आदर्श राज्य के सिद्धांत का पालन कर सके। जैसा कि बुक की लैंग्वेज में हम करेंगे यानी प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, प्लेटो का ग्रंथ कौन सा था, प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था रिपब्लिक। यानी इस ग्रंथ में प्लेटो ने अपने शिक्षा संबंधी सिद्धांत, न्याय संबंधी सिद्धांत यानी न्याय पर इतना विस्तृत रूप से विवेचन किया है कि उसको यानी न्याय से संबंधित ग्रंथ भी कह दिया जाता है। और इसके साथ ही प्लेटो ने यानी शिक्षा से संबंधित दार्शनिक राजा से संबंधित सभी क्या है अपने ग्रंथ रिपब्लिक में वर्णन किया है। और क्या है प्लेटो ने आदर्श राज्य में का भी यानी अपने ग्रंथ रिपब्लिक में वर्णन किया है। तो क्या है रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है जो कि प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें भी प्लेटो ने क्या है यानी आदर्श राज्य का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उसने इस बात का ध्यान रखा कि विद्यमान राज्य आदर्श राज्य की इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यानी क्या है इसमें क्या बात ध्यान में रखनी है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें उसने इस बात पर ध्यान दिया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी क्या है आदर्श राज्य में यानी राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राज्य की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, उसमें दार्शनिक शासक कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जनता की हितों की पूर्ति करने वाला और क्या है राज्य का सर्वांगीण राज्य और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए। यानी मैं ध्यान आप दोगे कि प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है और उसमें उसने ये वर्णन किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए यानी जनता के अधिकतम हितों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। और इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि और यानी इसका एक विपक्ष भी है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि
होगा या नहीं। यानी हम कहेंगे वर्तमान समय में जो प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, क्या वो वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक है? यानी वर्तमान परिस्थितियों में क्या वो आदर्श राज्य महत्व रखता है? यानी हम शुरुआत इस तरह करेंगे, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की यानी थ्योरी किसमें दी? अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में उसने क्या है, शिक्षा सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, और उसमें ही उसने आदर्श राज्य के सिद्धांत की यानी विस्तृत रूप से विवेचना की है। और उसने क्या कहा है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, चाहे यानी उसने इस स्थिति को ध्यान में नहीं रखा है कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वो वर्तमान परिस्थितियों में अप्लाई हो सकता है या नहीं। यानी क्या है, आज के युग में जहाँ की जबकि यानी ना तो राज्य का स्वरूप यानी ना तो राज्य वैसे है और ना ही व्यक्ति, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि वर्तमान में राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, ना तो यानी क्या है वैसे लोग हैं और ना ही वैसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न की जा सकती है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे, यानी क्या है, एक नितांत गौण प्रश्न है, यानी क्या है, प्लेटो के जो आदर्श राज्य की कल्पना यानी क्या है वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, वर्तमान परिस्थितियों में यानी लागू नहीं हो सकती। फिर भी आदर्श राज्य की हम प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे। ये तो हमने किया प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत की स्टार्टिंग, यानी रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन मिलता है और इसमें उसने प्लेटो ने ये प्रस्तुत किया कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। फिर उसने आगे यानी इसकी आलोचना के रूप में दूसरा पक्ष भी रखा कि क्या वर्तमान में आदर्श राज्य अप्लाई यानी वर्तमान परिस्थितियों में आदर्श राज्य की प्लेटो की जो कल्पना है वो प्रासंगिक होगी या नहीं। फिर भी हम प्लेटो के आदर्श राज्य की कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा, प्लेटो के आदर्श राज्य का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो इसकी विशेषताएं और आलोचना आपको दोनों ही करनी होगी। सबसे पहले आते हैं दार्शनिकों का शासन, जो कि हम पहले पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या? दार्शनिकों का शासन, ये हम पहले ही कर चुके हैं कि दार्शनिकों का शासन यानी क्या है, प्लेटो ने क्या कहा कि प्लेटो का जो राज्य है वो क्या है, उसमें क्या होंगे, दार्शनिक शासक होंगे। यानी प्लेटो ने समस्त जनता को 3 भागों में बांट दिया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग प्लस उत्पादक वर्ग। ये बारी बारी रिपीट होंगे। यानी शासक और सैनिक वर्ग को उसने क्या नाम दिया, अभिभावक वर्ग। ये चीज शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग प्लेटो का जो हमारी थ्योरी है उसके प्रमुख बिंदु है। यानी उसने समाज को या राज्य को 3 भागों में बांटा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को उसने अभिभावक वर्ग का नाम दिया है। उसमें से भी जो शासक वर्ग के लिए उसने दार्शनिक राज्य से संबंधित कुछ कर्तव्यों की विशेषताओं का वर्णन किया है। उसने कहा है कि यानी दार्शनिक शासक क्या है, उसको ना परिवार रखना है ना संपत्ति रखना है, और वो क्या है, राज्य की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं का तादात्म्य स्थापित कर लेता है। क्या? पहले पॉइंट में हम करेंगे कि प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है, पहला पॉइंट जो हमारा चल रहा है दार्शनिकों का शासन, उसमें क्या करेंगे, यानी प्लेटो का दार्शनिक शासन
तादात्म्य या तालमेल स्थापित कर लेगा। प्लेटो का दार्शनिक शासन जनता के हितों के साथ अपने हितों का तादात्म्य यानी तालमेल स्थापित कर लेगा। या यूं कह लो अपने हितों का जनता के साथ, या सही तो यही रहेगा कि जनता के हितों के साथ अपने हितों का तादात्म्य स्थापित कर ले यानी तालमेल स्थापित कर ले, जनता के हितों को ही अपना हित समझे, क्योंकि प्लेटो ने दार्शनिक शासक के अपने कोई हित नहीं बताए है कि उसे ना तो परिवार रखनी है, ना ही संपत्ति रखनी है, और क्या है प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं और रचनात्मक परीक्षाओं को पास करते हुए यानी क्या है गहन अध्ययन के पश्चात ही क्या है दार्शनिक शासक बनेगा, और सोना चांदी तो उसे छूना तक मना है, और वह जनता के हित के लिए ही कार्य करेगा। तो पहले में अब बुक की लैंग्वेज में हम करते हैं दार्शनिकों का शासन यानी प्लेटो के आदर्श राज्य की। ऐसे स्टार्टिंग करेंगे अपन। प्लेटो के आदर्श राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? दार्शनिकों का शासन। और उसमें भी उसने कहा है कि प्लेटो का शासक राज्य के हितों के साथ अपने हितों का तादात्म्य स्थापित कर लेता है, यानी क्या है जनता के हित को ही प्राथमिकता दी जाती है, और साथ में ही उसने समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना सर्वप्रमुख कर्तव्य समझता है। वह राज्य सत्य का अन्वेषक होता है और उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण सम्मिलित होते हैं, यानी क्या है वह पहला तो यह गया। इसमें दूसरा क्या है? वह समुदाय के हित को ही प्राथमिकता देता है, समुदाय के हितों को प्राथमिकता देता है। इसके साथ वह क्या होता है? सत्य का पुजारी होता है, यानी क्या होता है? सत्य का अन्वेषक होता है। वह सत्य का अन्वेषक होता है, यानी क्या है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? वह सत्यम शिवम सुंदरम का प्रमुख आदर्श स्थापित करता है। यानी प्लेटो के दार्शनिक शासन में, यानी हम कहेंगे यानी प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का सिद्धांत सबसे प्रमुख है, और उसमें भी क्या है प्लेटो का जो दार्शनिक राजा होगा वो क्या है जनता या राज्य या समाज के साथ अपने हितों का तादात्म्य स्थापित कर लेगा, और दूसरा क्या है समुदाय के हितों को ही या राज्य के हितों को ही प्राथमिकता देगा, अपने हितों को वह त्याग देगा, और दूसरा क्या तीसरा क्या है सत्य का अन्वेषक होगा, सत्य का पुजारी होगा, और चौथा क्या होगा उसमें श्रेष्ठ आत्मा के उसमें किसमें राजा में उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण क्या रहेंगे? विद्यमान रहेंगे। इस प्रकार आप इसे दार्शनिक राज्य के सिद्धांत को 4 भागों में आगे विभाजित कर सकते हो। इसके साथ ही हम दूसरा पॉइंट करेंगे निरंकुशता असीमित नहीं। पहला पॉइंट हमारा क्या था? दार्शनिकों का शासन, और दूसरा क्या है निरंकुशता असीमित नहीं। निरंकुशता असीमित नहीं, यानी इसमें हम क्या लिखेंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य में जो दार्शनिक राजा है, यानी अब तक का अनुभव यहाँ हम ये पढ़ते रहे हैं कि किसी व्यक्ति को या राजा को या किसी राजतंत्र में यानी समस्त शक्तियां क्या होती है एक व्यक्ति में निहित होती है, चाहे वह विधायिनी शक्ति हो, चाहे कार्यपालिका संबंधी शक्ति हो, चाहे न्यायपालिका संबंधी शक्ति, सभी शक्तियां क्या होती है एक ही भाग में यानी एक ही व्यक्ति विशेष में निहित होती है, यानी अपने यानी कार्यों के आगे विभाजन सहूलियत के तौर पर वह शक्तियों का बंटवारा कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णायक स्थिति किसको
होती है। तो इस दृष्टि से यानी प्लेटो का सिद्धांत की ये विशेषताएं मानी गई है कि निरंकुशता असीमित नहीं, यानी प्लेटो के जो दार्शनिक राजा है उस पर भी प्रतिबंध है। यानी हम यह नहीं कह सकते कि प्लेटो का जो राजा है उसको समस्त शक्तियां प्रदान कर देना निरंकुशता का प्रतीक है, उस पर भी कुछ यानी प्रतिबंध है, यानी असीमित नहीं, यानी हम क्या कहेंगे, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो क्या है, निरंकुश ना हो पाए। यानी ऐसी परिस्थितियां प्रदान की गई है कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो क्या है, निरंकुशता की ओर उसका झुकाव ना हो। अब हम करेंगे यानी प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग को असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं है। यानी जो मैंने आपको अभी बताया समझाया, यही अपन बुक की लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि प्लेटो के दार्शनिक राजा को समस्त शक्तियां प्रदान कर देना क्या है, निरंकुशता, यानी असीमित शक्तियां प्रदान नहीं करता। और इसके साथ ही दार्शनिक शासक पर लिखित कानून और जनमत का नियंत्रण भी नहीं है। यानी हम देखते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है उस पर लिखित कानून या जनमत, इन दोनों का भी क्या है, नियंत्रण नहीं है। यानी क्या है, एक तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा को समस्त शक्तियां प्रदान कर दी है, कार्यपालिका, विधायिनी और न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। दूसरा क्या है, लिखित कानून और जनमत का भी प्लेटो के दार्शनिक शासक पर नियंत्रण नहीं है। और इसके साथ ही यानी लेकिन इस कारण उसे असीमित निरंकुशता का प्रतीक नहीं माना जा सकता। यानी क्या है, इन कारणों के कारण उसे क्या है, निरंकुशता का प्रतीक नहीं माना जा सकता। यानी क्या है, प्लेटो के दार्शनिक आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा पर कुछ प्रतिबंध है जो कि हम पिछले पॉइंट में कर चुके हैं। यानी क्या है, वह सत्य का अन्वेषक होगा, श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण उसमें विद्यमान होंगे। और दूसरा क्या है, यानी वह सत्यम शिवम सुंदरम का आदर्श प्रतिरूप होगा और जनता के हितों के साथ ही अपने हितों का तादात्म्य स्थापित कर लेगा। तो क्या है, प्लेटो का दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां प्रदान होने के बावजूद भी वह क्या है, निरंकुश नहीं होगा, वह जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही कार्य करेगा। इसके साथ ही हम आगे करते हैं, वह यूनानी साहित्य के प्रचलित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासक नहीं है। यानी यही कि यानी उसकी शिक्षा दीक्षा ही इस प्रकार हुई है कि प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वो निरंकुश हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही यानी दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य है कि वह संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करे। यानी क्या है, संविधान में कुछ इन पर नियम लगाए गए हैं, उनका पालन करे। वो अपन किसमें, साम्यवाद के सिद्धांत में कर चुके हैं कि शासक को कोई संपत्ति नहीं रखनी, परिवार नहीं बनाना, 50 वर्ष तक गहन अध्ययन प्रतियोगी परीक्षा पास करके कुशाग्र और तीव्र बुद्धि वाला ही प्लेटो का दार्शनिक शासक बनेगा। इसके साथ ही तीसरा, आदर्श राज्य में न्याय। तीसरा पॉइंट हम करेंगे, प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय। अब वही बात फिर आएगी, यानी तीसरा पॉइंट था प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक को यानी सारी शक्तियां एक शासक विशेष के पास ही या एक व्यक्ति विशेष के पास ही होने पर क्या आदर्श राज्य में न्याय संभव हो पाएगा। तो अगर विशेष तय करने हैं तो हम इसके पक्ष में ही कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, प्लेटो के आदर्श राज्य में यानी न्याय संभव है, क्योंकि उसमें हम कहते हैं कि सत्य का अन्वेषक और सत्य का पुजारी होगा। और वह क्या है, यानी उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होंगे। तो वो क्या है, यानी जनता के हितों के विरुद्ध या जनता के यानी अन्याय इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। साथ ही हम करते हैं, यानी प्लेटो का आदर्श राज्य किस पर आधारित है, न्याय पर आधारित। आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। ये हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। यानी हमने उसमें कहा प्लेटो के विचारों का समस्त सार, यानी उसमें सबसे प्रमुख सिद्धांत
क्या है न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत को उसने 3 भागों में बांटा, वही इंद्रिय तृष्णा, विवेक, साहस और बुद्धि। उसको उसने 3 भागों में विभाजित कर दिया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो हम इसको क्या कहेंगे, प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना की जा सकती है। यानी प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है, क्योंकि उसने न्याय संबंधी अपना विस्तृत रूप से ग्रंथ रिपब्लिक में वर्णन किया है। और विस्तृत रूप से न्याय संबंधी विवेचना का वर्णन करने के कारण कई लेखकों ने या कई लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है कि जो रिपब्लिक ग्रंथ है ये न्याय पर आधारित ही ग्रंथ है। साथ में ही न्याय की राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। यानी क्या है, प्लेटो ने क्या कहा है, जो वर्तमान में भी उसके विचार अप्लाई हो रहे हैं कि प्लेटो का जो न्याय था वो किस पर आधारित है, राज्य की एकता को बनाए रखने वाला है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सिद्धांत है। यानी क्या है, सबको समान रूप से न्याय मिलेगा तो क्या है, राज्य में क्रांति की संभावना नहीं रहेगी। यानी राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सिद्धांत है। और साथ ही प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करता है। यानी वही बात होगी, यानी समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए समाज अथवा राज्य व्यक्ति की क्या है, कुछ योग्यताएं निर्धारित करता है और कुछ कर्तव्य निश्चित करता है। और प्रत्येक व्यक्ति का संतोष पूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। और प्लेटो ऐसी व्यवस्था करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करे। यानी प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि प्लेटो का यह कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति समाज की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए, यानी प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य निर्धारित करती है। यानी इन दोनों को देख के क्या करती है, प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य निर्धारित करती है। और क्या कह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का नियम पूर्वक या कर्तव्य पूर्वक निर्वाह करना ही क्या है, न्याय है। यानी क्या है, समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता में को दृष्टि में रखते हुए प्लेटो ने प्रत्येक व्यक्ति के कार्य निर्धारित किए और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य को करना और दूसरों में बाधक न बनना ही प्लेटो के अनुसार क्या है, न्याय है। इससे अगला पॉइंट हम करेंगे नागरिकों के 3 वर्ग। चौथा पॉइंट है नागरिकों के 3 वर्ग। नागरिकों के 3 वर्ग, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ प्लेटो में। यानी प्लेटो ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा है। वो क्या है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। यानी इन तीनों को मिलाकर क्या है, राज्य का या समाज का निर्माण किया है। तो क्या है, समाज को 3 भागों में बांट दिया। और क्या है, शासक और सैनिक वर्ग को प्लेटो ने किसका नाम दिया, अभिभावक वर्ग। और क्या है, शासक वर्ग जैसे शासन का कार्य करेगा और सैनिक वर्ग क्या रक्षा
व्यवसाय, जैसे कृषक हो गया, मजदूर हो गया, या अन्य कोई समाजोपयोगी या अन्य कोई कार्य। तो इस प्रकार हम करते हैं, यानी प्लेटो ने आदर्श राज्य में समस्त समाज या राज्य को 3 भागों में बांटा है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक और सैनिक वर्ग ये वर्ग अपना विशेष कार्य करते हैं, और शासक वर्ग क्या है, राजनीतिज्ञ का कार्य करेगा, सैनिक वर्ग रक्षा का कार्य करेगा, उत्पादक वर्ग क्या है, यानी व्यवसाय और कृषक के रूप में कार्य करेगा। जैसे उत्पादक वर्ग श्रमिकों, कृषकों आदि के उपवर्गों में विभाजित होकर अपने कार्य में लगा हुआ है। फिर आगे हम अगला पॉइंट करेंगे, कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। 5वां पॉइंट है हमारा कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। यानी क्या है, कार्यात्मक विशेषीकरण यानी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्यों का विभाजन करना। ये बारी बारी रिपीट हो रहा है, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। यानी प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों को संपादन करता है जिन्हें करने के लिए वह सर्वाधिक योग्य है। यानी हम क्या कहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों को करेगा जिन्हें करने के लिए वह योग्य है। यानी क्या है, वही बात दोबारा रिपीट होगी, कार्यात्मक विशेषीकरण। यानी प्लेटो ने क्या है, शासक को 3 भागों में बांट दिया। वही बात, शासक क्या है, राजनीति का कार्य करेगा, यानी प्रशासन चलाने का कार्य करेगा, सैनिक वर्ग क्या करेगा, रक्षा का कार्य करेगा, और तीसरा क्या है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अभिभावक वर्ग। और तीसरा कौन सा है हमारा, उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में क्या होगा, श्रमिक हो गए, कृषक हो गए, मजदूर हो गए, उनके आगे कई उपभागों में विभाजन कर दिया। इस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत भी पूर्णतः लागू होता है। इसके आगे की विशेषताएं हम करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। हमारा पहला पॉइंट है, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। अब हमने जो पहले शिक्षा संबंधी सिद्धांत पढ़ा, यानी जो क्वेश्चन हमारा था प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, उसमें हमने पढ़ा एथेंस की शिक्षा पद्धति, एथेंस की शिक्षा पद्धति। इसको बढ़ा के आप बड़ा भी कर सकते हो, बुक में 3-4 लाइन है। और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। ये सभी क्वेश्चन आपको क्रम से करने हैं। अगर क्रम से नहीं करोगे तो यानी आगे का सीक्वेंस खराब हो जाएगा। यानी एथेंस की शिक्षा पद्धति और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में क्या था, एक तो क्या है, यानी परिवार द्वारा नियंत्रित थी, और दूसरी क्या है समाज अथवा यानी राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली। सुनियोजित शिक्षा प्रणाली का प्लेटो ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है, और उसमें उसने क्या कहा है, राज्य द्वारा यानी शिक्षा जो है राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। और उसमें क्या है, यानी उसने गणित विषय को अपने पढ़ाई था कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। इसके साथ ही उसने यानी क्या है, दर्शन शास्त्र को, समाज शास्त्र को
और अन्य अध्ययन पद्धतियों को भी शामिल किया। यानी इसमें हम कहेंगे प्लेटो ने आदर्श राज्य में शिक्षा के सिद्धांत में यानी क्या है शासकों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण लगाने की व्यवस्था की। और प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुकूल हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या है शिक्षा क्या होनी चाहिए, राज्य की प्रकृति कैसी है और आवश्यकताओं के अनुकूल, आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। यानी क्या है प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में यानी दी है जैसे एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में हमने पढ़ा कि जो यानी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी उसमें क्या है ये चारों ओर से क्या है शत्रुओं से घिरा होने के कारण यहाँ क्या है स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। यानी क्या है तो इसी प्रकार उसने प्लेटो ने कहा कि राज्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए क्या शिक्षा। इसके साथ ही यानी अगला हम पॉइंट करेंगे कि कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध जो कि हमारा 7वां पॉइंट है। कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। यानी प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में क्या है ऐसे साहित्यों की मनाही की है जो जनता के यानी नैतिक विकास में बाधक हो और चरित्र निर्माण के विकास में बाधक हो। आज हमने की प्लेटो के आदर्श राज्य और प्लेटो के आदर्श राज्य में हमने कुछ विशेषताओं का वर्णन किया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सही था पहले फिर शुरू कर दी थी।